यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग चोट लगती है, आप गिर जाते हैं, ये ड्यू टू सम रीजंस आपकी जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है, या फिर आपकी जो नोज़ होती है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपकी एपिथेलियल लेयर काम नहीं करती, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। उस टाइम पे आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम करना बंद कर देती है, और फिर जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाती है तो फिर आपकी बारी आती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन इसका मैकेनिज्म, इसका एक्शन ज़्यादा वर्सेटाइल होता है और ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में 4 किस्म के नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस इंक्लूड होते हैं। एक होता है उनमें फैगोसाइटिक सेल्स, यानी ये वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपके डैमेज माइक्रोब्स या डैमेज सेल्स को खा जाते हैं। उसके बाद आपके 2 रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं। उनमें एक रिस्पॉन्स आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है और दूसरा आपका टेम्परेचर रिस्पॉन्स है। और फिर बात आती है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स की, यानी ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स को असिस्ट करते हैं इन किलिंग दी माइक्रोब्स। सबसे पहले बात करते हैं फैगोसाइटिक सेल्स यानी किलिंग सेल्स की। आपने कभी पैकमैन की गेम खेली? आपने देखा कैसे वो पैकमैन जो होता है वो अपने ओपोनेंट को खा जाता है। फैगोसाइटिक सेल्स मीन्स टू ईट और इनगल्फ द पार्टिकल्स, यानी ये वो सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स को एक्चुअली खा जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये टारगेट करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उनको इनगल्फ करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर यानी उस सेल के अंदर सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इसीलिए क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज फैगोसाइट्स यानी किलिंग सेल्स। इनमें 3 तरह के सेल्स हैं। नेचुरल किलर सेल्स जिनको हम साइटोटॉक्सिक T सेल्स भी कहते हैं, मैक्रोफेजेस जो कि मोनोसाइट्स की फॉर्म है, एंड देन न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये बेसिकली आपके मोनोसाइट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, एंड देन 10 to 20 आवर्स के लिए आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं। उसके बाद आपके ब्लड को लीव करके टिश्यूज़ के अंदर आते हैं। जब ये टिश्यूज़ के अंदर आते हैं ना तो ये पॉलिफरेट कर जाते हैं, यानी ये फूल जाते हैं और ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, और फिर ये आपके लिम्फ नोड्स और सर्टेन ऑर्गन्स के पास चले जाते हैं जहाँ पे ये पेट्रोलिंग का काम कर रहे होते हैं। पेट्रोलिंग का काम कैसे? इनके पहले हम मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको देखो ये बैक्टीरिया जो है ये मैक्रोफेजेस के पास है। मैक्रोफेजेस जैसे इन बैक्टीरियाज को खाएगी तो खाने के इन्हें डाइजेस्ट करेगी और इनके कुछ पार्ट्स को अपनी स्किन के ऊपर अटैच कर लेगी, यानी अपनी सेल के सरफेस के ऊपर। इसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन क्रिएट करें। कैस्केड ऑफ रिएक्शन का मतलब है ये सर्टेन रिएक्शंस करें। पहला रिएक्शन क्या है कि ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो इनिशिएट कर देते हैं। फिर ये आपकी बॉडी के बॉडी टेम्परेचर को राइज कर देते हैं, एंड देन ये दूसरे मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मैक्रोफेजेस। फिर उसके बाद हम सेकेंड सेल की बात करते हैं, दैट आर द न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के अंदर कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि मैक्रोफेजेस के ऑपोजिट न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल्स हैं इन योर होल बॉडी। और अबंडेंट क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, लेकिन पहले ये आपके स्टेम सेल्स के अंदर फॉर्म होते हैं, यानी बोन मैरो के अंदर क्रिएट होते हैं, एंड देन ये आपकी बॉडी के अंदर पेट्रोल कर रहे होते हैं। ये इनके अंदर सबसे मज़े की बात ये होती है कि ये आपकी बॉडी के जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनसे स्केप कर जाते हैं और ये अमीबा की तरह मूव करते हैं, और फिर उसके बाद आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं। लेकिन अनलाइक मैक्रोफेजेस ये इनगल्फ करने के बाद आपके दूसरे कैस्केड ऑफ रिएक्शंस जो हैं ये स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनकी डेथ हो जाएगी। ये सिर्फ कुछ एंजाइम्स और केमिकल रिलीज करेंगे जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे,
और ये एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स। अगर आपको याद हो तो मैक्रोफेजेस में हमने पढ़ा था कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये बहुत सारे रिएक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स को किल करते हैं, उन्हें खाते और फिर इनकी डेथ हो जाती है, यानी ये शॉर्ट लिविंग होते हैं। और अगर आपने कभी अपने पस सेल्स देखे हों तो ये पस सेल्स बेसिकली न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे सेल्स आते हैं जो कि है नेचुरल किलर सेल्स, इनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट है फ्रॉम द मैक्रोफेजेस और आपके न्यूट्रोफिल्स से। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये आपके माइक्रोब्स को नहीं खाते, बल्कि ये उन सेल्स को खाते हैं जो कि इन्फेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। यानी जैसे ट्यूमर सेल्स जो कि एबनॉर्मल्स आपके ह्यूमन सेल्स होते हैं, ये उनको टारगेट करेंगे और उनको किल करेंगे। इनका मोड ऑफ एक्शन ऐसे होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर जो माइक्रोब या एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनके पास चले जाते हैं और फिर ये एक सर्टेन प्रोटीन रिलीज करेंगे जिसका नाम होगा परफोरिन। परफोरिन एज द नेम इंडिकेट ये होल या पोर क्रिएट करें आपके सेल्स के, यानी कि जो डैमेज सेल्स हैं उनके अंदर। जब होल्स क्रिएट होंगे तो उसकी वजह से आपके आसपास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम ग्रेन्जाइम्स कहते हैं। ये ग्रेन्जाइम्स आपके उन पोर्स के थ्रू आपके सेल के अंदर एंटर होंगे और आपके सेल के अंदर एक प्रोग्राम सेल डेथ क्रिएट करेंगे जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं, एंड देन आपके सेल की डेथ हो जाएगी। और आपके जो अर्ली स्टेज के ट्यूमर या कैंसरस सेल्स होते हैं ये उनको भी अटैक करके किल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स की, कॉम्प्लीमेंटिंग सिस्टम की। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं। ये प्रोड्यूस आपके लीवर के अंदर होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो अलर्ट करते हैं आपकी बॉडी को कि आपकी बॉडी के ऊपर अंडर अटैक आ गई है, फिर ये जो सेल्स होते हैं, ये प्रोटीन्स जो होते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और फिर ये आपकी बॉडी के अंदर हर जगह होते हैं। जहाँ जहाँ ब्लड होगा वहाँ ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। और इनको हम कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके इम्यूनल यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को असिस्ट कर रहे होते हैं इन किलिंग द माइक्रोब्स। इनके मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है कि जैसे ही आपका फॉरेन पार्टिकल जो होता है वो आता है, मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो अटैक करते हैं उन्हें, तो देन ये सिस्टम जी एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल के पास जाते हैं और वहाँ पे जो होता है वो फैगोसाइट्स को हेल्प करते हैं कि ये जो है ये क्लियर कर दे, यानी कि फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनको असिस्ट करते हैं कि ये किल कर दे, एंड देन ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन कॉज होती है ना तो आपके फर्दर मैक्रोफेजेस यानी फर्दर मैक्रोफेजेस या फर्दर फैगोसाइटिस सेल्स जो होते हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और वो किल कर रहे होते हैं और फिर ये आपकी बॉडी के अंदर साइटोलाइसिस माइक्रोब्स की भी जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। इनकी जो है वो दो मेन एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर गिवन है। पहली एग्जांपल जो है वो परफोरिन प्रोटीन की है। परफोरिन प्रोटीन जो है वो अभी हमने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में भी पढ़ा था, यानी ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि होल्स क्रिएट करते हैं बैक्टीरिया सेल वॉल में, और फिर जब बैक्टीरिया सेल वॉल में होल्स क्रिएट होंगे तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी, उनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंटर हो जाएंगे और फ्लूइड एंटर होने की वजह से वो सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा। फिर उसके बाद जो मेजर है वो है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन एज द नेम इंडिकेट कि ये इंटरफेयर करते हैं। ये आपके जो होस्ट सेल्स होते हैं वो रिलीज कर रहे होते हैं और ये बिलोंग करते हैं मेजर क्लास ऑफ प्रोटीन जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं। साइटोकाइंस जो है ये सेलुलर सिग्नल प्रोटीन्स होते हैं, यानी आपका एक सेल दूसरे सेल से जो है वो कम्युनिकेशन इन साइटोकाइंस के करता है और उनमें से एक केमिकल जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है उसको हम इंटरफेरॉन भी कहते हैं। यानी जब आपके होस्ट सेल पे अटैक होगा तो वो ये इंटरफेरॉन वाले केमिकल रिलीज कर देगा। इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो इस तरह होता है कि पहले आपके होस्ट सेल के ऊपर अटैक हुआ और वो इंटरफेरॉन का केमिकल रिलीज करेगा, फिर उसके बाद ये इंटरफेरॉन जो है वो स्पेशली आपके वायरल रेप्लिकेशन को जो है वो स्टॉप करेगी। वायरल रेप्लिकेशन को जब स्टॉप करेगी, उससे इंटरफेयर करेगी, वायरल आपका वायरस या जो भी बैक्टीरिया होगा वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। जब वो रेप्लिकेट नहीं करेगा तो फिर वो दूसरे सेल्स जो दूसरे होस्ट सेल्स पे जाके अटैक नहीं कर सकता। उसके अलावा ये आपके ट्यूमर और कैंसर सेल्स भी जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। ट्यूमर और कैंसर सेल्स इसलिए रिलीज़ करते हैं ताकि मैक्रोफेजेस या दूसरे फाइगोटिक सेल्स या किलिंग सेल्स जो हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उन्हें किल करते हैं।
उसके बाद हम एक सेकेंड रिस्पॉन्स की तरफ आते हैं जो कि है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सेटिंग ऑन फायर, यानी लिटरली आपका ये फायर अलार्म होता है जो कि आपकी बॉडी को अलर्ट करता है कि आपकी बॉडी अंडर अटैक है। और ये रिस्पॉन्स कब प्रोड्यूस होता है? जब आपका कोई भी टिश्यू जो है वो डैमेज होगा। टिश्यू डैमेजिंग जो है वो आपके माइक्रोबियल अटैक की वजह से भी हो सकती है या कोई इंजरी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन आपका ये जो है ये रिस्पॉन्स उसी टाइम होगा जब आपकी बॉडी अंडर अटैक होगी, आपके टिश्यूज डैमेज होंगे। इसका मेजर साइंस यानी कि जब इन्फ्लेमेशन होती है ना तो हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इन्फ्लेमेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल उस जगह पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है उस सर्टेन एरिया में, एंड देन वो जगह जो होती है वो रेड हो जाती है और वो स्वेल करके ना अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। इसके अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि एक पिन जो है वो आके अटैक हुई है और उस पिन जैसे ही आपकी पिन आपकी स्किन के अंदर एंटर हुई है तो उसने एक होल क्रिएट कर दिया, डैमेज कर दिया आपकी स्किन के टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज जो हैं वो एंटर होना शुरू हो गए। जब बैक्टीरियाज एंटर हुए तो केमिकल सिग्नल रिलीज हुए आपकी बॉडी के सेल्स की वजह से। उन केमिकल सिग्नल्स में जो मेन केमिकल होता है वो होता है हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या करता है कि हिस्टामीन आपकी जो ब्लड वेसल्स, नियर बाय ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको डायलेट कर देता है। जब वो डायलेट करता है तो जो फैगोसाइट सेल्स होते हैं वो उस जगह पे टिश्यूज़ के अंदर आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो उस जगह से वो बैक्टीरियाज को जो है वो किल कर देते हैं, उन्हें खा जाते हैं और उस एरिया को क्लियर कर देते हैं। इसका मेन फंक्शन जो ये है कि आपकी बॉडी के दूसरे सेल्स और टिश्यूज़ को अलर्ट करना, फिर आपके जो डैमेज टिश्यूज़ हैं या बैक्टीरियाज जो उस जगह पे एंटर हो गए उनको क्लियर आउट करना और फिर आपकी उस जगह को साफ़ कर देना। फिर हम आते हैं दूसरे रिस्पांस की तरफ जो कि है टेम्परेचर रिस्पांस। टेम्परेचर रिस्पांस को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में फीवर और पायरेक्सिया भी कहते हैं, और ये उस टाइम होता है जब आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है यानी 37 डिग्री, उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब रेज होता है तो वो फीवर या पायरेक्सिया कहते हैं, और ये एक रिस्पांस के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं। इसके कॉजेज़ जो हैं वो उसमें दो मेन कॉजेज़ हैं। फर्स्ट इज़ द पायरोजन एंड सेकंड इज़ द एंडोजेनस पायरोजन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले कॉज में जो है वो पायरोजन है। इसके जो पहला कॉज है उसको हम पायरोजन कहते हैं। पायरोजन वो केमिकल होता है जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये केमिकल सीधा आपके हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करता है और आपके हाइपोथैलेमस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। जब आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो आपकी बॉडी के अंदर फीवर लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी एक सर्टेन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम एंडोजेनस पायरोजन कहते हैं। ये टेम्परेचर आपकी बॉडी का फर्दर इंक्रीज़ कर देता है, और उससे क्या होता है कि जब आपको पता है कि जो भी नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आपके माइक्रोब्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपकी फाइगोसाइटोकिक सेल्स की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा एंडोजेनस पायरोजन एक और काम करते हैं, आपकी ब्लड के अंदर से आयरन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि जब भी बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स ने मल्टीप्लाई होना होता है उन्हें आयरन चाहिए होता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। जब ब्लड में आयरन डिक्रीज़ हो जाएगा तो उनको आयरन नहीं मिलेगा और वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसका जो आपकी बॉडी के ऊपर जो आपकी टेम्परेचर राइजिंग का पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसमें ये होता है कि आपकी वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। अगेन आपकी जो सेल्स होते हैं वो ब्लड की आयरन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। आपके इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, और फिर आपकी बॉडी जो है वो वायरल अटैक को रेजिस्ट करना स्टार्ट हो जाती है, और फिर अगेन आपके बैक्टीरियाज की और वायरस की रेप्लिकेशन जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा देर तक टेम्परेचर इंक्रीज़ रहेगा तो आपके एंजाइम्स और आपके जो प्रोटीन मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर, और ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट के लिए जो है वो डैमेजिंग होता है, उसके लिए डिस्टर्बिंग होता है।